नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भोर की हल्की धुंध में डूबी उस सुबह की ठंडी हवा में एक अनकही घबराहट घुली हुई थी और उसी घबराहट के साथ अन्वी सारी रात ट्रेन की बर्थ पर करवटें बदलती रही थी। कभी वह खिड़की से बाहर भागते अंधकार को निहारती, तो कभी कई महीनों बाद अपने पति आरव से मिलने की मधुर कल्पना से उसके तन में सिहरन दौड़ जाती। गाड़ी ठीक सुबह 6 बजे स्टेशन पर आकर रुकी तो उसने कोली बुलवाकर सामान उतरवाया और उन्नीदे आरुष को गोद में लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरी और आरव को ढूंढने लगी। उसने समय पर पत्र डाल दिया था, फिर वह लेने क्यों नहीं आई? कहीं डाक विभाग की भीड़ में उसका पत्र खो तो नहीं गया, वरना आरव अवश्य आते। हवा में अभी भी ठंडक थी, सर्दी पूरी तरह गई नहीं थी, फिर भी उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई थी। नया शहर, नए लोग, अनजान गलियां, ऐसे में वह अपना घर ढूंढ भी पाएगी या नहीं, यह चिंता उसे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। उसने पर्स से पते की डायरी निकाली और पास खड़े रिक्शा वाले को नेहरू गांधी मार्ग चलने का निर्देश दिया। पहले सामान रखवाया, फिर आरुष को गोद में लेकर स्वयं बैठ गई। उसने सोचा, कैसी अजीब सवारी है यह रिक्शा, हर पल गिरने का भय बना रहता है। दो लोग भी मुश्किल से बैठ पाते हैं। अगर वह लखनऊ में होती तो अपनी गाड़ी दौड़ती और अब तक कई किलोमीटर पार कर चुकी होती। शहर की सुनसान सड़कें लांघता रिक्शा एक बंगले के सामने आकर रुका। बाहर नेम प्लेट पर अधिशासी अभियंता आरव त्रिपाठी लिखा देख उसने अपने गंतव्य पर पहुंचने का विश्वास हो गया। चारों ओर विविध वृक्षों से घिरे उस छोटे से बंगले के बाहर गेट पर ही उसने रिक्शे वाले को पैसे देकर विदा किया और हाथ में बैग थामे कुछ क्षण ठिठकी खड़ी रही। पहले का समय होता तो वह सीढ़ियां चढ़ती हुई धड़धड़ाकर भीतर पहुंच चुकी होती, पर इस समय एक अनकहा संकोच उसके पांव जकड़े हुए था। घर तो उसका ही है, आरव का घर ही तो उसका घर है, फिर यह झिझक क्यों? पिछले कुछ समय से उनके बीच जैसे एक अदृश्य दीवार खींच गई थी, जिसे हटाने का प्रयास दोनों में से कोई नहीं कर पा रहा था। कई दिनों से न पत्राचार था, न बातचीत। उसने अपने आने की सूचना भी आरुष से ही दिलवाई थी। वह यूं ही सूटकेस थामे खड़ी थी कि परिचित आवाज सुनकर पलटी। इतने दिनों बाद आरव को देखकर वह जैसे कोई अनमोल धरोहर पा गई हो, ऐसी अनुभूति से भर उठी और उन्हें एकटक निहारती रह गई। रंग पहले से अधिक निखर आया था, शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ लग रहा था। हाँ, कन पट्टियों पर कुछ सफेद बाल झलकने लगे थे, शायद सुबह की सैर से लौटे थे। चलो अंदर चलो, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? कंधे पर उनके कोमल स्पर्श से वह चौंक गई। काव्या मैडम का सामान अंदर रख दो, आदेश देकर उन्होंने आरुष को गोद में उठा लिया और पूछा, पत्र लिख देती तो मैं स्टेशन आ जाता। लिखा तो था, फोन भी करवाया था, पता चला तुम दौरे पर थे। उसने रुक रुक कर कहा, शायद काव्या पत्र देना भूल गई होगी, मैं भी इन दिनों बहुत व्यस्त रहा, कहकर आरव ने बात टाल दी। तभी काव्या ट्रे में उनके लिए नींबू पानी, उसके लिए चाय और आरुष के लिए दूध व बिस्कुट रखती है। पिता पुत्र आपस में ऐसे घुल गए मानो बीते दिनों की सारी दूरी एक ही पल में मिटानी हो। चाय की चुस्कियां लेते हुए अन्वी झाड़ू लगाती काव्या को देखने लगी। सांवला चेहरा, कुमकुम की बिंदी, लाल बॉर्डर की तांत की साड़ी और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल, यौवन से भरा आकर्षण उसके व्यक्तित्व में झलक रहा था। अन्वी के चेहरे पर क्षीण मुस्कान तैर गई। शायद सास को इसे ढूंढने में बहुत प्रयत्न करना पड़ा होगा, उसने मन ही मन सोचा। उसने चोर दृष्टि से घर के हर कोने को परखा। सब कुछ अत्यंत साफ सुथरा और सुसज्जित था। नीले पर्दे, बरामदे में रखे सुंदर कॉटन, सब कुछ बीते समय की स्मृतियों को जीवित कर रहे थे। घड़ी की ओर देखा, 8 बजने वाले थे। आरव के दफ्तर जाने का समय हो गया था। वह नाश्ता बनाने को उठी तो उन्होंने रोक दिया। जब से बीमार पड़ा हूँ, सुबह भारी भोजन नहीं पचता। काव्या को माँ सब समझा गई है, वही बना देगी, तुम आराम करो। मेज पर बर्तनों की खनखनाहट सुनकर उसकी दृष्टि उधर गई। इलायची का छौंक लगी खिचड़ी की सौंधी महक कमरे में फैल गई थी।
नाश्ता कर दफ्तर जाते समय आरव ने शहद स्वर में कहा, जो भी काम हो काव्या से कह देना, बहुत सलीके से करती है। पति के इन अनायास शब्दों से उसे भीतर तक बीन दिया। वह स्वयं पर तरस खाकर रह गई, क्योंकि विवाह के कुछ समय बाद इसी प्रकार की बातों ने उनके संबंधों के बीच एक गहरी खाई खोद दी। आरव ऐसी सहभाग्यता सहधर्मिणी चाहते थे जो ढंग से उनकी गृहस्थी की सार संभाल करती, उनकी बूढ़ी माँ की सेवा करती और जब वे थके हारे दफ्तर से लौटते तो सरल मुस्कान चेहरे पर फैलाकर उनका स्वागत करती। लेकिन सपनों की दुनिया में विचरण करने वाली स्वप्न जीवी अन्वी के लिए ये सभी बातें दकियानुसी थी। वह तो पति और सास को यही समझाने का प्रयत्न करती रही कि औरत की सीमाएं घर गृहस्थी की देखभाल और पति व सास की सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी करके 4 पैसे कमाकर जब वह घर लाती है तभी उसे पूर्णता का एहसास होता है। आरव समझाते रह गए कि उनकी अच्छी खासी कमाई है, सिर पर छत है, कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है और जो भी है उनका निर्वाह वे पूर्ण रूप से करने में सक्षम है। पर महत्वाकांक्षी अन्वी पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब कुछ जैसे चिकने घड़े पर पड़े पानी सा बह गया। अम्मा सोचती थी कि एक बार मातृत्व बोध होने पर वह स्वयं ही घर गृहस्थी में रम जाएगी, पर उन्हें भी निराशा ही हाथ लगे। आरुष की किलकारियां दादी और पिता ने ही सुनी थी। उन्हीं दोनों की छत्र छाया में वह पला बढ़ा। कुछ समय बाद आरव को पदोन्नति मिली, जिससे वेतन भी बढ़ा और रहन सहन का स्तर भी ऊंचा हुआ। उन्होंने आरुष का दाखिला एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करवा दिया। किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बार फिर उन्होंने अन्वी से नौकरी छोड़ने का आग्रह किया और समझाया कि बच्चे की सही परवरिश के लिए माँ का घर पर होना बहुत आवश्यक है। पर भौतिक वासना में विश्वास करने वाली पत्नी ने यह कहकर उन्हें चुप करा दिया कि परवरिश आया और शिक्षिका भी कर सकती है और दोहरी आय से ये सुविधा सहज ही जुटाई जा सकती है। जब नन्हे आरुष के मुंह में आया निवाला डालती तो आरव सिहर उठते। बूढ़ी अम्मा को घर के काम में जुटा देखते तो उनका मन रो उठता कि उन्होंने विवाह ही क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर खोजना उनके लिए स्वयं एक संघर्ष था। एक बोझ के एहसास के साथ वे सारे कार्य निपटाते, पर अपनी सहधर्मिणी से कभी टकरा नहीं पाए। उनमें अपने विचलित मन को संभालने की अद्भुत क्षमता थी। जब भी उनके मन की गहराई में उथल पुथल मचती और लगता कि ज्वालामुखी फट पड़ेगा, लावा निकल पड़ेगा, तब मन प्राण घायल होकर तड़पते अवश्य थे, पर उनके होठों से शब्द नहीं फूटते थे। शायद वे समझ चुके थे कि कुछ भी कहकर अपमानित होने से अच्छा है चुप रहना। उन्हीं दिनों उनका तबादला अहमदाबाद हो गया। आरव वहां नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए नहीं कि उन्हें लखनऊ से विशेष लगाव था, बल्कि इसीलिए कि वे जानते थे कि अन्वी कभी उनके साथ चलने को तैयार नहीं होगी और न ही नौकरी से त्याग पत्र देगी। ऐसे में वे अम्मा और आरुष को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे और स्वयं रुक भी नहीं सकते थे। अंततः अकेले ही जाने का निश्चय कर उन्होंने यह निर्णय जब अम्मा को सुनाया तो उनके धैर्य का बांध टूटने लगा। वे बेटे को वहां अकेले कैसे भेज देती, कौन उनकी देखभाल करता। अम्मा ने अन्वी को समझाया कि पति पत्नी को एक ही दायरे में रहना चाहिए, जन्म जन्म का साथ होता है दोनों का। पर अन्वी ने समझने के बजाय समझाना उचित समझा। अपनी ओर से सफाई देकर उसने पल भर में निर्णय सुना दिया कि 2 ही वर्षों की तो बात है, पलक झपकते बीत जाएंगे। अब तो आरुष भी अच्छे स्कूल में जाने लगा था। अच्छे स्कूलों में प्रवेश आसानी से नहीं मिलता। एक बार सब ताम झाम समेटकर जाना और फिर लौट आना उससे नहीं होगा। अपनी अर्धांगिनी से वे इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे। ऐसे अवसरों पर आरव गजब की चुप्पी साध लेते थे। जहाँ मनों की संधि न हो वहाँ पति पत्नी साथ रहकर भी दूरी पर ही रहते हैं। अम्मा परेशान हो उठी। बेटे से बहू के अलग रहने का विचार उन्हें भीतर तक हिला गया, पर वे कर भी क्या सकती थी। अंततः चुप रह गई। मैडम जी, दोपहर में क्या बनाऊं? काव्य के प्रश्न पर अन्वी अतीत की खोई स्मृतियों से निकलकर वर्तमान में लौटी।
साहब क्या खाते हैं इस समय? उसने पूछा। आज तो साहब बाहर गए हैं, इसीलिए डिब्बा साथ ले गए, वरना घर आकर ही खाते हैं, काव्या ने सहजता से उत्तर दिया। उसकी मासूमियत पर अन्वी को खींच हुई। उसे लगा अपने ही पति की पसंद नापसंद भी इस अनपढ़ से पूछनी पड़ रही है। अपना अधिकार जैसे चुनौती में बदल गया था। फिर भी उसने काव्या को आलू मटर की सब्जी बनाने को कहा और अपने शयन कक्ष में आकर लेट गई। थकान से पलकों पर बोझ था, पर नींद कोसों दूर थी। बाहर काव्या मटर छील रही थी और आरुष उसकी पीठ पर झूल रहा था। अन्वी के मन में अनेक प्रश्न उमड़ने लगे। कहीं काव्या के मदमाते यौवन ने आरव की संयमित चेतना को विचलित तो नहीं कर दिया। जब विश्वामित्र जैसे तपस्वी की साधना मेनका ने भंग कर दी थी, तो आरव तो एक साधारण पुरुष ही है। अम्मा ने बताया था कि काव्या का पति अपंग है और इधर आरव इतने बड़े बंगले में अकेले जीवन बिता रहे हैं। क्या दो युवा मन स्वयं को सहमित रख पाए होंगे? जब से अम्मा ने उसे आरव के यहाँ काव्या की नियुक्ति का समाचार दिया था, तभी से वह भीतर ही भीतर व्याकुल हो उठी थी। अन्वी के मन में शंकाओं के जाल फैलने लगे थे। उसने सोचा, यह अम्मा ने क्या कर दिया? किसी पुरुष को नियुक्ति कर देती। आदमी आखिर आदमी होता है और औरत औरत। इनके आदमी और मूल संबंधों पर किसी किसी का ही बस चलता है। उसके पिता ने भी तो यही किया था। मृत्युशैया पर पड़ी उसकी माँ की सेवा के लिए नियुक्त नर्स को ही अपनी अर्धांगिनी बनाकर अपनी वफादारी का प्रमाण दे दिया था। माँ बाबूजी का कितना ध्यान रखती थी। उन्हें खिलाए बिना स्वयं नहीं खाती थी। जब तक वे सो न जाते खुद भी नहीं सोती थी, और यदि वे देर से उठते तो घर में जरा सा भी शोर न होने देती। कहती, बाबूजी की नींद में खलल पड़ेगा। इतनी सेवा के बाद भी जब वे स्वयं बिस्तर पर पड़ी तो बाबूजी की सारी निष्ठा आंधी में उड़ते तिनके से बिखर गई थी। माँ लाख सिर पटकती रही, पर मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब कुछ फिसल गया। माँ दोषी नहीं थी। भला बीमारी पर किसका जोर चलता है? पर अन्वी ने तो स्वयं मुसीबत को न्योता दिया था। विवाह के बाद से आज तक उसने पति की सेवा करना तो दूर, कभी उनके मन में झांकने का भी प्रयास नहीं किया था। यहाँ आने के लिए अम्मा ने उस पर कितना जोर डाला था, पर वह नहीं मानी। आरव जब भी अपनी परेशानियों की चर्चा उससे करते, वह अनसुनी कर देती। उसका प्रयास यही रहता कि ये बातें अम्मा के कानों तक न पहुँचे, क्योंकि उसे भय था कि कहीं अम्मा उसे जबरन आरव के पास न भेज दे। फिर उसकी नौकरी और उज्जवल भविष्य का क्या होगा? धीरे धीरे आरव का लखनऊ आना भी कम हो गया था। लंबा सफर उनके तन मन को शिथिल कर देता। ऊपर से पत्नी की तटस्थता और उपेक्षा उन्हें आहत कर जाती। केवल माँ का स्नेह और आरुष का दुलारी उन्हें शांति देता था। पिछली बार उन्होंने अम्मा को फोन पर बताया था कि वे कई दिनों से बीमार थे, अतिसार से पीड़ित थे। अन्न का एक दाना भी नहीं पचता था। बेटे की बीमारी सुनकर अम्मा व्याकुल हो उठी थी। उन्होंने अपने समय की पतिव्रता स्त्रियों के उदाहरण देते हुए कहा था कि ऐसे समय में पत्नी ही तो पति की सेवा करती है। बीमार व्यक्ति दवा के साथ साथ प्रेम और सहानुभूति की भी अपेक्षा करता है। पर अन्वी के सामने सुनहरा भविष्य और शानदार करियर एक बार फिर खड़ा हो गया था। उन दिनों दफ्तर में पदोन्नति की नई सूची बन रही थी। ऐसे में उसका कहीं जाना असंभव था। उसने फोन पर पानी उबालकर पीने और समय पर दवा लेने की हिदायत देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। अंततः अम्मा ही बेटे के पास पहुंची और पूरी तरह उनकी देखभाल की। लौटते समय उन्होंने काव्या को आरव की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। घर लौटकर अम्मा ने काव्य की प्रशंसा में मानो आकाश पाताल एक कर दिया था। यह प्रशंसा वे बहू को चिढ़ाने के लिए करती थी या उसके मन में पति के प्रति प्रेम जगाने के लिए, यह तो वही जाने। पर अन्वी उस अनदेखी स्त्री के प्रति द्वेष से भर उठी थी। काव्या के रूप में उसके सामने मानो पत्थर की एक दीवार खड़ी हो गई थी, ठोस, ठंडी और कठोर, जिस पर वह बार बार मुठियां मारती, पर कोई उत्तर नहीं मिलता।
पति पत्नी के अंतरंग संसार में कोई तीसरा प्रवेश कर जाए, इससे पहले वह यहाँ आ पहुंची थी। उसे आए 10 दिन हो चुके थे, पर वह अब भी अपनी गृहस्थी पूरी तरह संभाल नहीं पा रही थी। दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों में उसने कभी रुचि ही नहीं ली थी। सब कुछ काव्या ही कर रही थी। उस दिन रविवार था। सब बाहर आंगन में बैठकर सर्दी की कुनकुनी धूप पर आनंद ले रहे थे। काव्या कपड़े धो रही थी। आरुष बाल्टी से पानी निकाल निकाल कर उस पर उछाल रहा था और खिलखिलाकर हंस रहा था। आरव मंत्रमुग्ध से यह दृश्य देख रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कुछ ही दिनों में काव्या ने आरुष को अपने वश में कर लिया है। अन्वी ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, बच्चों के साथ बड़ों को भी अपने वश में करने की अद्भुत क्षमता है इसमें। आरव पत्नी के व्यंग्य में छिपी तलखी को भली भांति समझ गई। जब उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो अन्वी क्रोधावेश में रस्सी पर फैलाई जा रही आरव की कमीज काव्या के हाथों से छीनकर उसे अंदर जाकर रसोई का काम संभालने का आदेश दे दिया। इस अप्रत्याशित व्यवहार से काव्या कांप कर रह गए। वह समझ ही नहीं पाई कि उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि मालकिन इस प्रकार क्रोध हो उठी। अन्वी के मन में चल रहे अंतर्द्वंद से पूर्णतः अनभिज्ञ काव्या अंदर गई, हैंगर उठाकर लाई और विनम्र स्वर में बोली, मैडम जी, यह साहब की कमीज हैंगर पर टांग दीजिए। अन्वी का क्रोध जैसे फन फैलाए नाग की तरह खड़ा हो गया। न जाने कितनी देर तक उसकी गिर दृष्टि काव्या के शरीर पर टिकी रही। फिर उसने उसके हाथ से हैंगर छीनकर जमीन पर पटक दिया। आरव कुछ व्याकुल हो उठे, बोले, क्या बिगाड़ा है इस गरीब अबला ने तुम्हारा, जो उसे यूं अपमानित करने पर तुली हो? तुम्हारी देखभाल किस तरह करनी है, क्या मुझे इससे सीखना पड़ेगा? वे पत्नी के अक्षमात उमड़े इस अधिकार बोध पर विस्मित रह गए। अन्वी का तीखा स्वर फिर गूंजा, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, फिर इसकी क्या जरूरत है? उसकी आवाज में दाम्पत्य के द्रव से भरा अधिकार झलक रहा था। आरव का स्वर कहीं दूर से आया, तुम चली जाओगी, फिर कौन संभालेगा यह घर? अन्वी ने दृढ़ता से कहा, मैं दीर्घ अवकाश लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारा तबादला वापस लखनऊ नहीं हो जाता, मैं और आरुष यहीं रहेंगे। तुम्हारे करियर और आरुष के स्कूल का क्या होगा? आरव ने शांत भाव से पूछा और फिर स्वयं ही बात समाप्त करते हुए बोले, गरीब लाचार औरत है, उसका पति कमाता नहीं, 4 बच्चों का भरण पोषण इसी के जिम्मे है, इसे काम करने दो, तुम्हारी मदद भी करती रहेगी। अन्वी तमाकर बोली, दुनिया भर के गरीबों का जिम्मा हमने ही तो नहीं ले रखा, और पैर पटकती हुई भीतर चली गई। आरव ने शायद सुना ही नहीं या सुनकर भी अनसुना कर दिया। अन्वी बड़बड़ाती रही, कितनी हमदर्दी है आरव को काव्या से। उसके मन में संदेह की लहरें फिर हिलोरे लेने लगी। कहीं आरव के हृदय में साम्राज्य पर यह काव्य अपना आधिपत्य तो नहीं जमा रही? संदेह के बीज ने उसे इतना कुंठित कर दिया कि वह दिग्भ्रमित सी हो उठी। रसोई में आकर उसने ऊंचे स्वर में काव्या को पुकारा। बेचारी घबराकर कांप उठी। उसके हाथ से विदेशी कांच का गिलास छूटकर जमीन पर गिरा और चटक गया। अब तो अन्वी के क्रोध की पराकाष्ठा देखने योग्य थी, मानो कोई कीमती झूमर टूट गया हो। काव्या की दबी सहमी सिसकियां सुनकर आरव समझ गए कि यह आक्रोश परोक्ष रूप से उन्हीं पर बरसाया जा रहा है। काव्या की श्रद्धा और स्वामी भक्ति को अन्वी ने दैहिक संबंधों के तराजू पर तोल दिया था। आत्मिक अनुभूतियों का मूल्य वह कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि अनुभूति प्रयास से नहीं लाई जा सकती। उसका संबंध मन की गहराइयों से होता है। तभी तो कभी कभी अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपनों से भी अधिक प्रिय लगने लगते हैं। आरव यह सब जानते थे। इसके बाद तो जैसे दोषारोपण का सिलसिला शुरू हो गया। इस घटना को बीते सप्ताह भी नहीं हुआ था कि एक दिन आरव कार्यालय से कुछ जल्दी लौटे तो घर में कोहराम मचा था। अन्वी रो रो कर घर सिर पर उठाए थी और आरुष सहमा सा खड़ा था। पूछने पर पता चला कि अन्वी का सोने का लॉकेट गुम हो गया है। सुनकर वे स्तब्ध रह गए। अन्वी का संदेह
निश्चित रूप से काव्य पर था, क्योंकि घर में और कोई आता जाता नहीं था। आरव ने बहुत समझाया, लॉकेट ढूंढने को कहा, पर वह नहीं मानी। काव्य बार बार अपनी सफाई देती रही, पर आरव को उसकी सफाई की आवश्यकता ही नहीं थी। जो स्त्री कभी 4 पैसों की हेरा फेरी नहीं करती, वह इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती है, यह वे भली भांति जानते थे। अपराधी के कटघरे में भयभीत सहमी खड़ी काव्य के सिर पर जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, वह फूट फूट कर रो पड़ी। साहब, हमने आपके घर का नमक खाया है, आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती हूँ। पर अन्वी ने काव्या को जेल की 4 दीवारें में बंद करवाकर ही चैन की सांस ली। आंख की किरकिरी तो निकल गई, पर वह यह नहीं समझ पाई कि झूठे अहंकार और संदेह से भरे इस भयानक विस्फोट ने पति पत्नी के भावनात्मक संबंधों को भीतर तक झकझोर दिया है। आरव अंततः काव्या की जमानत करवाकर उसे छुड़ा लाए। अपने घर पर उन्होंने उसे फिर काम नहीं दिया था। आरव के लिए अन्वी की आंखों में तैरते उन अनुत्तरित प्रश्नों की सलाखें झेलना सहज नहीं था। उसके बाद वे अक्सर दौरों पर रहने लगे। घर पर होते भी तो उदास से, बहुत कम बोलते और अपनी किताबों की दुनिया में खोए रहते। आरुष से अवश्य हंस बोल लेते थे। कभी कभी मन में विचार उठता कि यदि निकालना ही था तो यूं ही निकाल देती अन्वी। ऐसा लांछन लगाकर तो उसने उस बेचारी को कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं छोड़ा। अपमानित तो वह हुई है। अब शायद कोई उसे काम पर भी न रखे, यह सोचकर उनका मन खिन्न हो उठता। वे स्वयं ही भी तो छटपटाहट के सिवा कुछ न कर सके थे। अब घर में उनका मन नहीं लगता था। पत्नी कई बार रोकने का प्रयत्न करती, पर उनका हर प्रयत्न निष्फल हो जाता। एक रात आरव दौरे पर गए थे। अन्वी और आरुष बंगले में अकेले थे। अचानक बिजली चली गई। एक तो अकेलापन, ऊपर से अंधेरा। गर्मी और उमस से बचने के लिए उसने खिड़की खोली और स्टोर में जाकर लालटेन में मिट्टी का तेल भरा। जैसे ही वह उसे तिपाई पर रखने लगी, लालटेन औधे मुंह गिर पड़े और सारा तेल मेज पर फैल गया। पलक झपकते ही आग ने मेज, पर्दों और फर्नीचर को अपनी लपटों में ले लिया। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर गई। अंधेरे में जब वह पानी की बाल्टी लेने बाथरूम की ओर भागी, तब तक आधा कमरा आग की चपेट में आ चुका था। कृत्य अकृत्य के चक्रवात में फंसी अन्वी को यह भी ध्यान न रहा कि बेटे को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। भय और दहशत से उसकी आवाज घुटकर रह गई। वह चीखती चिल्लाती भी तो उस नई अनजान जगह में उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती। तभी उसने झोंपड़ियों की ओर से कुछ लोगों को अपने बंगले की ओर भागते देखा और अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी। आगे क्या हुआ उसे कुछ ज्ञात न रहा। आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। पास वाले बिस्तर पर आरुष लेटा था और सामने आरव खड़े थे। उनके पास काव्या अपने परिवार सहित खड़ी थी। अन्वी की दृष्टि काव्या के हाथों पर पड़ी। दोनों हाथ पट्टियों से बंधे थे। उसने क्षीण स्वर में पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? डॉक्टर ने बताया आपको और आपके बेटे को बचाने के प्रयास में इनके हाथ पूरी तरह झुलस गए हैं। समय पर ये आपको न बचाती तो आपका बचना असंभव था। वह भयानक दृश्य अन्वी की आंखों के सामने घूम गया। देर तक वह काव्या को निहारती रही। पश्चाताप के आंसुओं की अविरल धारा बह निकली, पर तब भी वह कुछ कह नहीं सकी। एक बार फिर उसका अहम सामने आ खड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद अन्वी और आरव स्वस्थ होकर घर लौट आए। एक शाम वह आरव के साथ सैर करते हुए काव्या की झोपड़ी की ओर बढ़ी तो आरव ने रोका। उधर कहाँ जा रही हो? उसने दृढ़ स्वर में कहा। आज मत रुको, मुझे एक बार वहां जाकर प्रायश्चित कर लेने दो। वह आगे बढ़ी और काव्या की झोपड़ी के बाहर जाकर रुक गई। चीथड़ों में लिपटी काव्या के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वह दौड़कर चारपाई बिछाने लगी और नम्रता से उनके बैठने की प्रतीक्षा करने लगी। भूखे नंगे बच्चों को देखकर अन्वी का हृदय गलानी से भर उठा। वह सोचने लगी कि ईर्ष्या और द्वेष की विष बेल बोकर उसने कैसा बदला लिया था।
उसके पास पति था, प्यारा बेटा था, ऐश्वर्य और समृद्धि सब कुछ था। फिर भी वह इस सुख को सहज न सकी। इसमें दूसरे का क्या दोष? प्रहार भी उसने उसी पर किया जिसने उसके पति की सेवा की थी। काव्या के साथ उसके पूरे परिवार को उसने अपने परिहास और संदेह की परिधि में घसीट लिया था। अन्वी ने काव्या को पास बुलाया, उसे अपने समीप बिठाया और उसका हाथ पकड़कर पूछा, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने आरोप लगाए, फिर भी तुमने मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की। तुम वास्तव में महान हो। काव्या बोली, नहीं मैडम जी, मैं तो कुछ भी नहीं, महान तो बाबूजी है। इन्होंने मेरे बच्चों की भूख मिटाई, मेरे अपाहिज पति के इलाज के लिए ठेकेदार से पैसे दिलवाए, और सबसे बड़ा उपकार तो इन्होंने मेरी इज्जत बचाकर किया। वह आगे बोली, एक रात शराब के नशे में मेरे पति ने मुझे ठेकेदार के पास भेज दिया था। उसने सोचा इसी तरह कुछ पैसे आ जाएंगे और बच्चों को रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस औरत पर क्या बीतती है, आप ही बताइए। तब बाबूजी ने ही मेरी रक्षा की थी। मैं तो इन्हें अपना भाई और पिता सब कुछ मानती हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया है, और जब मेहनत करने के लिए दो हाथ दिए हैं तो इंसान को कर्म क्यों करे। अन्वी की दृष्टि में काव्य का कद आसमान से भी ऊंचा हो गया। आज एक कम पढ़ी लिखी गरीब स्त्री ने आधुनिक शिक्षित नारी को मानो करारा तमाचा मार दिया था। काव्या के शब्दों ने अन्वी को इस भ्रम से मुक्त कर दिया कि स्त्री और पुरुष का हर संबंध शरीर तक ही सीमित नहीं होता, भावनाओं और संवेदनाओं का भी अपना स्थान होता है। आरव कुछ कहना चाहते थे, पर अन्वी ने अपनी हथेली उनके होठों पर रख दी। काव्या को अगले ही दिन काम पर आने के लिए कहकर वे लौट आए। आज एक नई सुबह उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी, ऐसी सुबह जिसमें संदेह और शंका के लिए कोई स्थान नहीं था। तो बस आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।